भारतीय संविधान का ये पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट में मैं मौलिक अधिकारों को बहुत ही विस्तृत और सरल शब्दों में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि सारे बच्चों को मौलिक अधिकार समझ में आने चाहिए। क्लियर? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का व्यापक विश्लेषण और विवेचन किया गया है। और याद रखिए प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए प्यारे बच्चों? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है, उसको जानने से पहले इन अनुच्छेदों को समझना बहुत ही कठिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मूल अधिकार क्या है। आप भी हेडिंग डाल सकते हैं या आप भी लिख सकते हैं मूल अधिकार। क्लियर? स्टार्ट करिए। देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के वह मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वह मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार से ही इस भारतीय मानव का, मौलिक अधिकार से ही इस भारतीय नागरिक का नैतिक विकास, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता है। सुन लीजिए, आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आपने अनुभव किया होगा प्यारे बच्चों कि आपके नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सारे विकास रुक चुके हैं और प्रतिबंधित हो चुके हैं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जिन जिन विश्व के देशों में, उनके संविधानों में यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो उनका समस्त जीवन इस लॉकडाउन की तरह ही कटता है। तो याद रखिए, भारत में मौलिक अधिकार का जितना विस्तृत वर्णन है, दुनिया के किसी भी मौलिक अधिकार में इतना विस्तृत वर्णन आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी प्यारे मेरी बच्चों बात है कि मौलिक अधिकार ही भारत में इस व्यक्ति के साथ या भारत के नागरिक का इस देश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्या कि मौलिक अधिकार ही भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देता है। तो मौलिक अधिकार ही भारत में क्या करता है बेटा? राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देता है। याद रखिए, वीडियो नंबर 3 में हमने आपको ये बताया भी था कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र मौलिक अधिकारों द्वारा भारत में क्रियान्वित हुए हैं। क्लियर? मौलिक अधिकार ही इस भारत में, ध्यान से सुनिए, मौलिक अधिकार ही इस भारत में रहने वाले इन सभी नागरिकों को सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। या कह सकते हैं हमें या हमको या हमारे समस्त बच्चों को या इस भारत के समस्त नागरिकों को, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता अगर कोई प्रदान करता है तो प्यारे बच्चों कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिए, मौलिक अधिकार का प्रत्याग किया जा सकता है। देखिए, विश्वेश्वरनाथ बनाम भारत संघ मामले में ध्यान से देखिए, विश्वेश्वरनाथ बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस भारत के किसी भी नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रत्याग या मौलिक अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अनुच्छेदों का स्वरूप क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए,
अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 यह संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताते हैं। क्लियर है? तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति है, यानी कि ध्यान देना, मौलिक अधिकार की प्रकृति दो प्रकार की होती है, सकारात्मकता सकारात्मक मौलिक अधिकार और नकारात्मक मौलिक अधिकार। ध्यान से देखिएगा कि अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार की प्रकृति, अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक प्रकार की प्रकृति कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की है, सकारात्मक मौलिक अधिकार और नकारात्मक मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि सकारात्मक मौलिक अधिकार उन मौलिक अधिकार को कहते हैं जो इन भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के रूप में मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28। तो इन अनुच्छेदों को सकारात्मक मौलिक अधिकार की प्रकृति के रूप में जाना जाता है, जबकि नकारात्मक मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो इस देश के या इस राज्य के, ध्यान से सुनिएगा, इस देश के या इस राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्लियर? जैसे अनुच्छेद 14 को लीजिए, अनुच्छेद 15 को लीजिए, अनुच्छेद 16 को लीजिए, अनुच्छेद 21 को लीजिए। प्यारे बच्चों, इन तीन अनुच्छेदों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अतः यह नकारात्मक मौलिक अधिकार की प्रकृति को दर्शाती है। क्लियर हुआ? यह नकारात्मक मौलिक अधिकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो सुन लीजिए, अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार की प्रकृति है, प्रकृति कैसी है? सकारात्मक, और दूसरी प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक की। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक भारतीय संविधान ने इन भारतीय नागरिकों को मात्र 19 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। हालांकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक की बात करता है, लेकिन भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? मात्र 19 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और सुन लीजिए, चूंकि भारत में मौलिक अधिकार कृत्रिम अधिकार के रूप में परिभाषित हैं, लिखिए जरा प्लीज, ध्यान से लिखिए कि भारत में मौलिक अधिकार कृत्रिम अधिकार के रूप में परिभाषित हैं, इसलिए ये सीमित है। कृत्रिम रूप से परिभाषित होने के कारण ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे हैं बेटा? सीमित हैं। और एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत संक्षिप्त और बहुत ही सरल भाषा में मौलिक अधिकार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं प्यारे बच्चा। याद रखिएगा कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त ये भारतीय नागरिक या आप भारतीय नागरिक किसी भी अन्य अधिकार पर दावा नहीं कर सकते। पिछली क्लास में जाइएगा, हमने आपको पढ़ाया था या हमने आपको थोड़ा बताया था कि आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में कुछ मौलिक अधिकार किसने दिए हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन जैसे मत देने का अधिकार या प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, पिछले क्लास से बताया, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार तब तक मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा जब तक उसको संविधान संशोधन द्वारा संविधान में वर्णित नहीं किया जाएगा। बस यही बात हो रही है यहां पर। फिर सुनिए, भारत में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार पर यह भारतीय नागरिक दावा नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, हमारी न्यायपालिका सिर्फ उन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है जिस मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में है। इसलिए याद रखिए प्यारे बच्चों, उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक के रूप में जाना जाता है और इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक, पहला ग्राफ लीजिए आप। देखिए, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 33 और 34 स्वरूप बता रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों का स्वरूप। अनुच्छेद 33 और 34 में, अभी अनुच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूं प्लीज। अनुच्छेद 33 और 34 में संसद को यह अधिकार प्राप्त है क्या, कि वो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। क्लियर हुआ? संसद को क्या अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को क्या कर सकता है बेटा, प्रतिबंध कर सकता है। याद रखिएगा, संसद अनुच्छेद 79 बोलता है, आर्टिकल 79 के अनुसार या अनुच्छेद 79 के अनुसार। संसद में पिछले वीडियो में भी बताया था, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो अनुच्छेद 33 और 34 में यह वर्णित है कि संसद को मूल अधिकार प्रतिबंध करने का अधिकार होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। देखिए, पढ़ा नहीं रहा हूं, स्वरूप बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं उस चीज को। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए, जब संसद मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वित करेगी तो वह मौलिक अधिकारों पर विधि बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 35 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करके कोई भी विधि बनाई जा सकती है। क्लियर? पहला ग्राफ लीजिए। मौलिक अधिकार असीमित और निरंकुश नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित और निरंकुश नहीं है। याद रखिए, प्रत्येक मूल अधिकार पर युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सुन लीजिए। आपातकाल की स्थिति, यानी कि जब भारत में आपातकालीन स्थिति होगी तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जबकि संसद मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, बहुत बार कंपटीशन सवाल आया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित और स्थगित नहीं किया जा सकता है। देखिए, 44 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1978 द्वारा भारतीय संविधान में ये बात वर्णित है। फिर सुन लीजिए, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति, ध्यान से रखना, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है, संसद मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, चूंकि 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह वर्णित है कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित या स्थगित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये मैंने बताया कि मौलिक अधिकार क्या है, और मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इन मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 12-13 में मौलिक अधिकार की प्रकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 19 अनुच्छेद इस भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 33-34 संसद को यह अधिकार है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अनुच्छेद 35 क्या बताता है कि संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, संसद विधि बना सकती है। क्लियर हुआ? अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 12। आप लोग भी हेडिंग डालिए और हम भी हेडिंग डालते हैं। लिखिए अनुच्छेद 12, नोट करिए सभी बच्चे, नोट करें अनुच्छेद 12। देखिए नोट करें, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ध्यान से सुनिए, क्यों अनुच्छेद 12 है
अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्लियर? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन चीजें आएंगी या कौन कौन चीजें नहीं आएंगी, ये आपको अनुच्छेद 12 बताएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 12, ठीक है, पूरा एक आर्टिकल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, वो अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, राज्य शब्द के अंतर्गत संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, ठीक है। तो देखिए राज्य शब्द के अंदर कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। राज्य शब्द के अंतर्गत संसद को, भारत सरकार को, विधानमंडल को, राज्य सरकारों को, ठीक है, और स्थानीय प्राधिकारी या नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, यहां तक LIC, बैंक, ठीक है, रेलवे और वैष्णो देवी के मंदिर और अमरनाथ की गुफाओं को भी शामिल किया गया है। फिर सुनिए, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया जाएगा, यानी कि किस किस को आप राज्य मानेंगे और कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएगा। संसद आएगी, भारत सरकार आएगी, विधानमंडल आएंगे, राज्य सरकार आएगी। अब देखिए, संसद नियम द्वारा पारित कोई भी विद्यालय या वित्त पोषी या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, या वित्तीय सहायता करने वाली कोई भी संस्था भी इसमें शामिल होती है। विधानमंडल, राज्यमंडल, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और इन सभी के ध्यान रखना प्राधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर करिए। LIC, बैंक, रेलवे और यहां तक वैष्णो देवी के मंदिर और अमरनाथ की गुफाओं को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या माना गया प्यारे बच्चों? राज्य माना गया। क्लियर? अब ध्यान से सुनना कि आदि की बात कर रहा हूं और वो से एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं। यदि ये किसी भी नागरिक के, यानी भारत सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य सरकार उनके प्राधिकारी हो, चाहे स्थानीय अधिकारी हो, नगर निगम, ठीक है, मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, या कोई भी क्यों ना हो, यदि ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या भारत के इन नागरिकों को मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं बेटा? उल्लंघन करते हैं, तो याद रखना भारत के ये नागरिक, फिर सुनिए, भारत के ये नागरिक, ठीक है, अदालत की शरण ले सकते हैं। क्लियर? संसद, जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, जितने भी यहां पर आप क्षेत्र देख रहे हैं, जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं, ये सबके विरुद्ध भारत के नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और सुन लीजिए, इस राज्य के अंतर्गत कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका निश्चय हमारी न्यायपालिका ही करती है। तो न्यायपालिका ये डिसाइड करती है इस राज्य के अंतर्गत कौन आएगा और इस राज्य के अंतर्गत कौन नहीं आएगा। देखिए, कौन नहीं आएगा यहां पर सुनिए, देखिए, यानी कि हमारी न्यायपालिका ने कुछ तत्वों को, हमारी न्यायपालिका ने कुछ तत्वों को राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जैसे NCERT, जैसे ICICI बैंक और न्यायालय, और वह ऐसे महाविद्यालय
जो भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं उनको राज्य शब्द के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर हुआ? तो आप अपने मौलिक अधिकारों को इन तत्वों के अतिक्रमण करने या उल्लंघन करने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ठीक है, कोई ऐसा महाविद्यालय जो भारत सरकार से अनुदान पाता हो या न्यायालय आदि में आप अपने मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए अब हेडिंग डालिए अनुच्छेद 13 डाल दिया। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नोट करिए मौलिक अधिकार और उनकी स्वरूप की विवेचना की गई है। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के स्वरूपों की और मौलिक अधिकार की प्रकृति की विवेचना की गई, जबकि अनुच्छेद 12 क्या बताता था? अनुच्छेद 12 में राज्य ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। अब हेडिंग डालिए अनुच्छेद 13 का 1। ध्यान से पढ़ना इस चीज को। देखिए अनुच्छेद 13 के मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। राज्य में ऐसी कोई विधि या कानून, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि राज्य में ऐसा कोई विधि या ऐसी कोई विधि या कानून पहले से विद्यमान है। कब से विद्यमान है बेटा? पहले से विद्यमान है, यानी कि संविधान लागू होने से पहले विद्यमान है। तो यदि वह संविधान लागू होने पर यदि बाधा उत्पन्न करता है तो उच्चतम न्यायालय ऐसे विधि और कानून को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। आया राज्य में, यानी कि देश की बात हो रही, राज्य में ऐसी कोई विधि या कानून जो पहले से ही विद्यमान हो और वर्तमान संविधान लागू होने पर यदि वह विधि या कानून बाधा उत्पन्न करता है तो उच्चतम न्यायालय को ताकत, ये शक्ति दे दी गई है कि वह उस विधि या कानून को क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसी अनुच्छेद 13 के 1 में एक सिद्धांत कार्य करता है। इस सिद्धांत को आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ? बहुत देखिए, बहुत अच्छा और विस्तार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनुच्छेद 13 के 1 में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? आच्छादन का सिद्धांत कार्य करता है। एक हम आपको बात बताते हैं, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इस आच्छादन के सिद्धांत को वर्णित किया गया है। ठीक, आप भी लिखिए आच्छादन का सिद्धांत, हेडिंग डालिए आच्छादन का सिद्धांत। देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मौलिक अधिकार के स्वरूप और प्रकृति को पढ़ रहे हैं, इसलिए आच्छादन का सिद्धांत पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आच्छादन के सिद्धांत को चंद्र ग्रहण के सिद्धांत या ग्रहण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नोट करिए, यदि पूर्व में बनाई गई कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह नष्ट नहीं होती है, उस विधि पर मौलिक अधिकारों की छाया मात्र आ जाती है। नोट करिए, यदि संशोधन करके उस विधि को ठीक कर लिया जाए तो वह विधि पुनर्जीवित हो जाती है, उसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 13 का 2 डाल दिया। संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उच्चतम न्यायालय इस विधि को भी शून्य कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय ऐसी विधियों को शून्य कर सकता है। ध्यान से सुनिए, और इसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत लगता है? इसके अंतर्गत लगता है पृथक्करणी का सिद्धांत। अभी बताते हैं क्या है। ठीक, एक ऐतिहासिक अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत अभी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वो निम्न है, ध्यान से सुनना।
सायरा बानो क्लियर बनाम भारत संघ, ये 2017 का वाद है। सायरा बानो बनाम भारत संघ ने भारत संघ में अनुच्छेद 13(2) को आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। तो 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किसने किया बेटा? वो किया है किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने। क्लियर हुआ आपको? ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, और इस पर प्रतिकरणी सिद्धांत कार्य करता है। देखिए कैसे सिद्धांत प्रतिकरणी कार्य करता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट, इतना मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कि कितना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन फिलहाल प्रतिकरणी सिद्धांत डालिए और ध्यान से सुनिए। संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए प्रतिकरणी सिद्धांत को अपनाया जाता है। ठीक, जैसे सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में हुआ। संवैधानिक, याद रखिए, लिखिए, ध्यान से लिखिए प्लीज आप, संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए प्रतिकरणी सिद्धांत को अपनाया जाता है। ठीक है, यदि जैसे माना कि ये कोई कानून है, ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये कानून है, इस कानून के अपने 4 भाग हैं। क्लियर? तो ध्यान देना बता रहे, यदि किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, नोट करिए, तो वही भाग शून्य होगा। माने कि यह भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा करता है और बाकी के ये 3 भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो क्या होगा बेटा? वह भाग जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उसको उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है बेटा? शून्य कर सकता है। यानी कि इन 4 भागों में ये वाला भाग उच्चतम न्यायालय शून्य करता है। सुन लीजिए, इसके निकालने से यदि पूरा भाग ही शून्य हो जाता है या इस नियम का कोई मतलब नहीं है, तो इस पूरे भाग को ही शून्य किया जा सकता है। इसको प्रतिकरणी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ध्यान से लिखिए, अनुच्छेद 13 का 3, जल्दी से नोट करें। अनुच्छेद 13 का 3 देखो कि अनुच्छेद 13 के 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। फिर ध्यान से लिखिए, अनुच्छेद, देखिए जरा ध्यान से देखना, अनुच्छेद लिखिए 13 का 3, देखिए अनुच्छेद 13 का 1 कराया, अनुच्छेद 13 का 2 कराया, सायरा बानो बनाम भारत संघ केस भी आपको कराया। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में सुन लीजिए, ध्यान से सुनना है, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। नोट करो आप, यानी कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी कि विधि का मतलब होता कानून, विधि के अंतर्गत कौन आएगा इसका वर्णन है। देखिए जैसे, ध्यान से सुनिए, अध्यादेश, इसे विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके भारत में अध्यादेश जारी करता है। जब हम लोग अनुच्छेद 123 पढ़ेंगे उसको डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी कि जिन जिन बिंदुओं पर संसद कानून बना सकती है उन उन बिंदुओं पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और देखिए राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी यह विधि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आइए, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आदेश। क्लियर? देखिए अध्यादेश अनुच्छेद 13 के 3 के अंदर परिभाषित किया गया है, विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। आदेश, आदेश देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो आदेश निकालते हैं
वो किसके तहत आएगा? वो विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। और सुनिए, ध्यान से देखिए, देखिए कोई भी नियम, कोई भी उपनियम जो संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है या बनाया जाता है, वह भी अनुच्छेद 13 के 3 के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ? अब हेडिंग डालिए अनुच्छेद 13 का 4। ध्यान से पढ़िए मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लास्ट के जो 5 मिनट होंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में ही वर्णित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी कि जो आर्टिकल 368 का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो, ध्यान देना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। इसलिए सुनिए, एक बात बताते हैं आपको, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में और केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं होगा। क्लियर? तो आज हमने मूल अधिकारों की स्वरूप प्रकृति पे बात की, अनुच्छेद 12 पे बात की और अनुच्छेद 13 पर बात की। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा था पार्ट, फिर तुम्हारा दोबारा सुनिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कही गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से वर्णित है। ठीक, देखिए है क्या, जिन जिन बिंदुओं पर या व्यवस्थापका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू कानून की जांच और समीक्षा करने का अधिकार किसको है बेटा? न्यायपालिका को है। इसी को हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक, एक भीषण गर्मी में आपके साथ प्रयास किया है कि बच्चे इसका लाभ उठाएं, और मौलिक अधिकार की वीडियो नंबर 2 में हम आपको बात करेंगे कि भारतीय संविधान या भारतीय संविधान में या भारतीय मूल संविधान में 6 न होके 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। क्लियर है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी बनाकर मौलिक अधिकार कितने कर दिए गए थे? 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सब की बात हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में करेंगे। प्यारे बच्चों, साथ दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसा पढ़ना है और आपको हम किस प्रकार से वह समय दिखाएं जिस उद्देश्य से हमें हमारे माता पिताओं ने इस धरती पर जन्म दिया है। तो हम अपने सभी माता पिताओं को, अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करता हूं और ये प्रयास करता हूं प्यारे बच्चे, आप और हम सफल होके अपने माता पिताओं का सर गर्व से ऊंचा करें और समाज में उनको स्थान दिलाएं। याद रखिए, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर प्रकार से संतुष्ट करेगी। धन्यवाद। अगले देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक अगला जो वीडियो होता है वो आपको कम समझ में आएगा। याद रखिएगा। और ये मैंने मौलिक अधिकार का जो है विस्तार पूर्वक पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद।